बानगी, बात करे दो टूक, एक हाथ में मूंछ है और एक हाथ बंदूक। ये कहावत उस चंबल की रूह को बयां करती है जिसने दशकों से केवल पिछड़ेपन और खौफ का मंजर देखा है, जहां की उबड़ खाबड़ जमीन ने मलखान सिंह, मान सिंह और फूलन देवी जैसे डकैत पैदा किए जिनसे सरकारें और पुलिस तक कांपती थी। कहते हैं कि चंबल में पानी नहीं बल्कि प्रतिशोध का खून बहता है और वहाँ की मिट्टी व्यवस्था के सताए हुए बागियों को जन्म देती है। इसी मिट्टी से एक ऐसा बागी निकला जो कभी भारतीय सेना का कोहिनूर था, एक ऐसा जवान जो जब बंदूक थामता तो उसका निशाना अनस्टॉपेबल होता और जब ट्रैक पर दौड़ता तो उसकी रफ्तार हवाओं को मात देती। जहां उसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया और 7 बार नेशनल चैंपियन रहने का गौरव हासिल किया, तो वही उसने चंबल की वादियों में बदले की आग में जलकर कई लोगों का खून भी बहाया। ये कहानी है सूबेदार पान सिंह तोमर की, एक ऐसा फौजी और नेशनल हीरो जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे मेडल त्याग कर खून से सनी राइफल उठाने और एक खूंखार अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव भिड़ोसा में हुआ था। चंबल नदी के बीहड़ों के किनारे बसा ये गांव उन दिनों डेवलपमेंट से कोसों दूर था और यहाँ के लोग मजदूरी और खेती किया करते थे। पान सिंह के पिता ईश्वरी सिंह तोमर भी खेती बाड़ी करके परिवार का पेट पालते थे। पान सिंह अपने बड़े भाई माता दीन के साथ पले बड़े। बेशक गरीबी थी लेकिन उनका परिवार खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन जब पान सिंह सिर्फ 6 साल के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। इतनी कम उम्र में पिता के निधन ने उन पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया। खेलने कूदने की उम्र में उन्हें खेतों में मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन यही वो दौर था जिसने उनके शरीर और इरादों को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। उन दिनों उनके गाँव भिड़ौसा की ये परंपरा थी कि लगभग हर घर से कोई ना कोई आर्मी ज्वाइन करता था। गाँव के इसी मिलिट्री कल्चर का पान सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा और लड़कपन में ही उनकी आंखों में सेना की वर्दी पहनने का सपना बस गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पान सिंह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जुट गए। उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस पर दिन रात काम किया। जब गांव के लोग गहरी नींद में होते तब सुबह के 4 बजे पान सिंह खेतों और भीड़ों के रास्तों पर अपनी रफ्तार नाप रहे होते थे। सूरज निकलने से पहले वो कई किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते थे। करीब 6 फीट लंबे पान सिंह चंबल की रेतीली और कठिन जमीन पर इतनी तेज स्पीड से दौड़ते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। आखिरकार उनकी सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई और महज 17 साल की उम्र में 1949 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेना में अपनी जगह बना ली। उन्हें भारतीय सेना की एलीट राजपुताना राइफल्स में पहली पोस्टिंग मिली और जल्द ही वो रुड़की के बंगाल इंजीनियर ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से एक गांव के लड़के का सफर एक नेशनल चैंपियन बनने की दिशा में शुरू हुआ। सेना में उनकी ज्वाइनिंग का पहला दिन ही बेहद यादगार रहा। वो ट्रेनिंग के लिए थोड़ा देर से पहुंचे, जिस वजह से सेना के एक अधिकारी के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। पनिशमेंट के तौर पर उन्हें ग्राउंड के कई चक्कर लगाने की सजा दी गई। लेकिन जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उनकी रफ्तार और स्टेमिना को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। उनकी इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड पर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर सरवन सिंह की नजर पड़ी, जो खुद एक कमाल के एथलीट थे। सरवन सिंह ने उस सजा में दौड़ रहे एक साधारण सिपाही के भीतर छिपे एक वर्ल्ड क्लास एथलीट को तुरंत पहचान लिया। उस समय पान सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या उनकी भूख थी। उनकी ऊंची कदकाठी और भारी मेहनत की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी और वो कई जवानों के बराबर खाना अकेले खा जाया करते थे। जब उन्हें पता चला कि स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइन करने पर उन्हें दूसरे सैनिकों के मुकाबले ज्यादा और बेहतर खाना मिलेगा तो वो उसमें भर्ती हो गए। इसके बाद स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर सरवन सिंह ने उनकी ट्रेनिंग पर बारीकी से काम शुरू किया। शुरुआत में पान सिंह शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन सरवन सिंह ने उनकी लंबी कदकाठी को देखते हुए उनका 3000 मीटर स्टीपल चेस की ओर रुख किया। ये एक बेहद कठिन कंपटीशन होता है जिसमें लंबी दौड़ के साथ ऊंची हर्डल्स और पानी के गड्ढों को पार करना होता है। कोच के सही डिसीजन और पान सिंह की मेहनत ने जल्द ही उन्हें भारतीय सेना का एक बड़ा सितारा बना दिया। उनकी पोटेंशियल इतनी जबरदस्त थी कि देश भर में दौड़कर उन्होंने दर्जनों डोमेस्टिक मेडल्स जीते और वो 7 बार नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन बने। 3000 मीटर स्टीपल चेस में उनका 9 मिनट 2 सेकंड का नेशनल
रिकॉर्ड पूरे 10 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। यही वजह थी कि भारतीय स्टीपल चेस में अब सिर्फ पान सिंह तोमर का ही नाम गूंजता था और उनकी फेम इतनी बढ़ गई कि सेना के तमाम हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ साथ फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले ग्रेट रनर मिल्खा सिंह भी अक्सर पान सिंह की रफ्तार और उनके जज्बे की तारीफ किया करते थे। खेल के मैदान में उनकी इन यूनिक अचीवमेंट्स और सेना के प्रति उनके डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें प्रमोशन मिला और वो सूबेदार के पद तक पहुंच गए। साल 1958 में पान सिंह तोमर को जापान की कैपिटल टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुए एशियन गेम्स में 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उस समय पान सिंह की फॉर्म इतनी बेहतरीन थी कि एक्सपर्ट्स का मानना था कि उनके लेवल का कोई दूसरा खिलाड़ी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्हें गोल्ड मेडल का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल पान सिंह की पूरी ट्रेनिंग और अब तक की सभी विक्ट्रीज नंगे पैर दौड़ते हुए हुई थी। वो बिना जूतों के ट्रैक पर हवा से बातें करते थे, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार एशियन गेम्स में स्पाइक्ड शूज पहनकर दौड़ना मैंडेटरी था। जब वो ट्रैक पर उतरे तो उन एथलेटिक स्पाइक्स में जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। जूतों की वजह से उनकी नेचुरल स्पीड और बैलेंस बिगड़ गया और वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, लेकिन इसके बावजूद सेना के बाहर और भीतर वो रनिंग आइकन बने रहे। सहारनपुर से रुड़की तक के डिस्टेंस को वो दौड़कर तय करते थे और इसलिए नए एथलीटों को सुबह टाइम से जगाने के लिए वार्डन अक्सर उनका एग्जाम्पल देकर कहते थे, तुम लोग अब तक सो रहे हो, जबकि पान सिंह साहब तो सहारनपुर से दौड़कर वापस भी आ गए। पान सिंह ने खेल जगत में जो रिकॉर्ड्स बनाए थे उनकी वजह से उन्हें भारतीय सेना नेशनल ट्रेजर मानती थी। यही कारण था कि चाहे वो 1962 की जंग हो या 1965 और 1971 की जंग, उनके बार बार युद्ध में शामिल होने की रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजने से इनकार कर दिया गया। सूबेदार पान सिंह तोमर ने 1977 तक देश को अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय सेना से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए वापस अपने गांव भिड़ौसा लौट आए। लेकिन उनके गांव में एक ऐसी चिंगारी उनका इंतजार कर रही थी जिसकी जद में आकर पान सिंह तोमर की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। उनके गांव लौटते ही एक पुराने लैंड डिस्प्यूट ने सिर उठा लिया। इस पूरे विवाद की जड़ वो 2.5 बीघा जमीन थी जिसका सौदा पान सिंह के बड़े भाई माता दीन ने नशे की हालत में कर दिया था। माता दीन ने पैसे की जरूरत के चलते महज 3000 रुपए की मामूली रकम के लिए ये जमीन अपने चाचा दयाराम के परिवार के पास गिरवी रख दी थी। दरअसल पान सिंह तोमर के ग्रैंडफादर ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से उन्हें ईश्वरी सिंह हुए थे जो पान सिंह तोमर के पिता थे, जबकि दूसरी बीवी से उन्हें दयाराम हुए थे जिनके बब्बू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर समेत 5 बेटे थे। पान सिंह के भाई माता दीन द्वारा जमीन गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे दयाराम के बेटों बब्बू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर ने उस जमीन पर पूरी तरह अपना शिकंजा कस लिया और पान सिंह के परिवार को वहां खेती करने से रोक दिया। जब तक पान सिंह फौज से रिटायर होकर वापस आए, बब्बू सिंह भिड़ौसा गांव का बाहुबली बन चुका था और वहां उसकी दबंगई चलती थी। चूंकि पान सिंह ने देश के लिए काफी नाम कमाया था, इसलिए गांव के लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए मामले को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई जिसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये डिसीजन सुनाया कि पान सिंह सूद समेत बब्बू सिंह को पैसे लौटा दे और बब्बू सिंह जमीन वापस कर दे। पान सिंह पैसे चुकाने के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन पावर और बाहुबल के नशे में चूर बब्बू सिंह किसी भी हाल में उस उपजाऊ जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पंचायत के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। पंचायत के फैसले को ठुकराने के बाद एक दिन बब्बू सिंह के आदमियों ने पान सिंह के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी ताकि पान सिंह के अंदर उनका खौफ बैठ जाए और वो अपनी जमीन की उम्मीद छोड़ दे। इसके बावजूद पान सिंह ने अपना पेशेंस नहीं खोया और कानून का रास्ता चुना। वो न्याय की अपील लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां के दरोगा ने मदद करने के बजाय उनका अपमान कर दिया। पान सिंह ने देश के लिए जीते हुए अपने मेडल्स तक दरोगा को दिखाए और ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने देश का कितना नाम रोशन किया है, लेकिन एक करप्ट सिस्टम में उन मेडल्स की कोई वैल्यू नहीं थी। हार मानकर पान सिंह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने गांव का दौरा किया और वही डिसीजन सुनाया जो पंचायत ने दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली और बब्बू सिंह तोमर ने जमीन देने से मना कर दिया। लेकिन पान सिंह अब भी पुलिस और प्रशासन की तरफ मदद की गुहार लगा रहे थे, जो बब्बू सिंह और जंडेल सिंह को एक चैलेंज लगने लगा। इसलिए पान सिंह की कानूनी लड़ाई से चिढ़कर बब्बू तोमर और उसके 8-10 हथियारबंद लोगों ने उन्हें जान से मारने की प्लानिंग बनाई। एक दिन जब पान सिंह घर
पर नहीं थे, इन हमलावरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। घर में केवल उनकी पत्नी, बच्चे और बूढ़ी माँ थी। माँ ने अपनी बहू और पोतों को तुरंत वहां से सुरक्षित भगा दिया, लेकिन 95 साल की उम्र होने की वजह से वो खुद भाग नहीं पाई। बब्बू तोमर और उसके साथी जब दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे तो उन्हें पान सिंह तोमर कहीं नहीं दिखे, जिन्हें वो मारने आए थे। ये देखकर बब्बू सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने इंसानियत को ताक पर रखते हुए पान सिंह की बूढ़ी माँ को राइफल बट से बुरी तरह पीट दिया। जब पान सिंह वापस घर लौटे तो माँ के माथे से बहते खून और शरीर पर लगी चोट के निशान देखकर पान सिंह का खून खौल उठा और उनके सीने में बदले की आग जलने लगी। इसी आग में घी डालने का काम उनकी माँ के शब्दों ने किया। घायल और अपमानित माँ ने पान सिंह से कहा, तेरे होते हुए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता। अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी माँ के इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब माँ ने इस तरह से धिक्कारा तो पान सिंह के सब्र का रहा सहा बांध भी टूट गया। अब उनके भीतर बब्बू सिंह और उसके परिवार के खिलाफ बदले की आग जल रही थी। पान सिंह ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाई और अपने भाई और भतीजे के साथ बब्बू सिंह के घर की तरफ निकल गए। इसके बाद इस खूनी खेल की शुरुआत खेतों से हुई, जहां बब्बू सिंह का भाई जंडेल सिंह खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। तभी पान सिंह वहां पहुंचे और उसको 4 गोलियां मारकर मौके पर ही ढेर कर दिया। अभी इस हत्या की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि 1 घंटे के भीतर ही पास के खेत में अपने बैलों के साथ मौजूद बब्बू सिंह के एक और भाई हवलदार सिंह को भी पान सिंह और उनके भतीजों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पान सिंह ने बब्बू सिंह के रिश्तेदार लायक सिंह की भी हत्या कर दी। लेकिन पान सिंह का खून तो बब्बू सिंह का शिकार करने के लिए खौल रहा था, जिसने उनकी बूढ़ी माँ का अपमान किया था। जब पान सिंह बब्बू सिंह को मारने निकले तो बब्बू ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन वो भूल गया था कि उसका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो 7 बार का नेशनल चैंपियन रहा है। पान सिंह ने बब्बू सिंह के पीछे दौड़ना शुरू किया और महज 2 किलोमीटर की दौड़ के बाद उसे दबोच लिया और गोलियों से भून कर रख दिया। इस तरह चंबल के बीहड़ों में जब पान सिंह तोमर का प्रतिशोध शुरू हुआ तो वो किसी भयंकर तूफान की तरह था, जिसने एक ही परिवार के कई चिरागों को कुछ ही घंटों में बुझा दिया। यह पहली बार था जब पान सिंह की बंदूक देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि परिवार के अपमान का बदला लेने के लिए उठी थी। इन 4 हत्याओं ने मध्य प्रदेश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया और अब पान सिंह के लिए घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद पान सिंह तोमर ने चंबल के बीहड़ों को अपना ठिकाना बना लिया, जहां उन्होंने 30 से ज्यादा रेबल्स की अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग तैयार की। उनकी गैंग की सबसे खास बात यह थी कि इसमें आधे लोग उनके अपने सगे संबंधी थे और बाकी वो लोग थे जो सिस्टम के सताए हुए थे और पान सिंह को अपना रोल मॉडल मानते थे। पान सिंह पहले से ही चंबल की हर घाटी, हर रास्ते से वाकिफ थे। ऊपर से उन्होंने अपने मिलिट्री बैकग्राउंड का भी भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने गिरोह को किसी आर्मी यूनिट की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर और हथियारों को चलाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। उनके गिरोह के सभी डाकू उन्हें सम्मान से सूबेदार चाचा कहकर पुकारते थे। फौजी बैकग्राउंड होने के कारण वो पुलिस की हर रणनीति को पहले से समझ जाते थे। जब जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाती, वो किसी तरह से चकमा देकर वहां से फरार हो जाते। वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं का फायदा उठाते, क्योंकि ये इलाका तीनों स्टेट्स के बॉर्डर से मिलता था और उस समय एक राज्य की पुलिस की दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। पान सिंह तोमर ने वायलेंस का रास्ता भले ही अपने बदले के लिए चुना था, लेकिन अब उन्होंने इसी को अपना पेशा बना लिया था। वो और उनकी गैंग रसूखदार लोगों का किडनैप करती और फिर उनसे फिरौती वसूला करती। उनके खौफ का आलम यह था कि जब भी वो फिरौती की चिट्ठी भेजते तो नीचे बड़े गर्व और अधिकार के साथ उसमें अपने नाम के साथ दस्युराज पान सिंह तोमर चंबल का शेर लिखते थे। इतना ही नहीं, पान सिंह के डर की वजह से उस दौर के सबसे बड़े डाकू जैसे मलखान सिंह और फूलन देवी भी उनके इलाके में कदम रखने से कतराते थे। एक तरफ जहां उनका इतना ज्यादा खौफ था तो वही उनकी एक दूसरी साइड भी थी। उनका बिहेवियर अक्सर काफी मजाकिया रहता था। उनकी फितरत ऐसी थी कि पुलिस के साथ भयंकर क्रॉस फायर के बीच भी वो कोई चुटकुला सुना देते या ठहाका मारकर अपने साथियों का स्ट्रेस कम कर देते थे। यहाँ तक कि जिसको वो किडनैप करके बीहड़ों में लेके जाते, उसके साथ भी वो बच्चों की तरह हंसी मजाक करने लगते थे। बीहड़ में जब खाली वक्त मिलता तो वो गिरोह के लोगों के साथ ताश भी खेलते। ताश की बाजी हो या पुलिस से बच निकलने की बिसात, पान सिंह तोमर का दिमाग बिजली की तरह तेज चलता था। कहा जाता है कि जहां वो अमीरों को किडनैप करके उनसे पैसे ऐंठते थे तो वही वो गरीबों की मदद भी किया करते थे। इस वजह से कुछ लोगों की नजर में उनकी छवि किसी रॉबिन हुड की बन गई थी और कई गांव के लोग अक्सर उन्हें अपने यहाँ पनाह देते थे। मगर चंबल का दस्तूर है कि यहाँ अपनों का साथ जितना मजबूत होता है, अपनों की गद्दारी उतनी ही गहरी चोट देती है। एक दोपहर जब पान सिंह की टोली भिंड के एक गांव में एक आदमी के घर खाना खाने रुकी तो उसने चुपके से इसकी खबर पुलिस तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही पुलिस ने
घर को घेर लिया और पान सिंह के लोगों द्वारा सरेंडर न करने पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पान सिंह ने अपने भाई मातादीन सिंह को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। भाई की लाश और उस गद्दारी ने पान सिंह के भीतर बची कुची इंसानियत को भी जलाकर राख कर दिया। गांव से पुलिस को चकमा देकर वो और उनके साथी बचकर तो निकल गए, लेकिन उनके दिमाग में अब केवल खून का हिसाब बाकी था। कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने उस गांव में वापसी की और गद्दारी करने वाले के घर वालों को एक ही कतार में खड़ा कर 6 लोगों की लाशें बिछा दी। चंबल की मिट्टी ने उस दिन पान सिंह का सबसे भयानक रूप देखा। खून के उस खेल के बाद पान सिंह ने गांव में लाउड स्पीकर पर गरजती हुई आवाज में ऐलान किया, सरकार और पुलिस को जाकर बता देना कि पान सिंह को पकड़ पाना उनकी औकात से बाहर है। इस तरह कभी देश की प्राइड रहा एक फौजी अब एक खूंखार डकैत बन गया था और उसकी सरेआम दी गई इस चुनौती ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और पान सिंह तोमर के आतंक ने पुलिस के साथ साथ उनकी भी नींद हराम कर दी थी। विपक्षी दलों ने सरकार को डरपोक कहना शुरू कर दिया था। अब दिल्ली तक इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी थी और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की चौतरफा फजीहत हो रही थी। इन सबसे मुख्यमंत्री इतने आहत थे कि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जब तक पान सिंह का खात्मा नहीं होता मैं दिवाली के दिए नहीं जलाऊंगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई व्यक्तिगत सम्मान की बन चुकी है और उन्होंने पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया। इससे पुलिस पर भारी दबाव बन गया और इस कड़े रुख के बाद पुलिस मशीनरी जो पहले पान सिंह से डरती थी अब पूरी ताकत से एक्टिव हो गई। पान सिंह तोमर कोई मामूली बागी नहीं थे, बल्कि वो एक ट्रेंड सोल्जर थे, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए सेना जैसा तामझाम जुटाया गया। बीएसएफ की 10 यूनिट्स और एसटीएफ की 15 स्पेशल टीम्स चंबल के चप्पे चप्पे में तैनात कर दी गई। उस दौर में जब रिसोर्सेज सीमित थे, अर्जुन सिंह सरकार ने केवल पान सिंह को ढूंढने के लिए 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम बजट झोंक दिया। पुलिस को पुरानी राइफलों के बजाय मॉडर्न हथियार और एडवांस इक्विपमेंट दिए गए। चंबल का हर रास्ता, हर गुफा और हर बीहड़ छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब चंबल की उन पथरीली वादियों में एक ऐसा खूनी खेल शुरू होने वाला था जिसका अंत भारतीय इतिहास के सबसे बड़े एनकाउंटर्स में से एक के रूप में दर्ज होना था। उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी एसएसपी विजय रमन और डीएसपी एमपी सिंह के कंधों पर थी। पान सिंह को केवल ताकत के दम पर नहीं, बल्कि सूझबूझ और मुखबिरी के जाल से ही मात दी जा सकती थी। इसलिए एसएसपी रमन ने चंबल के गांवों में जाकर एक बड़ा दाव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी पान सिंह की पुख्ता खबर देगा, सरकार उसे न केवल रिवॉर्ड देगी बल्कि गवर्नमेंट जॉब भी मुहैया कराएगी। गरीबी और अभाव में जी रहे लोगों के लिए ये एक बड़ा लालच था और इसलिए धीरे धीरे लोग पुलिस से पान सिंह की मुखबरी करने लगे। इसी मुखबरी और इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस को पता चला कि पान सिंह तोमर अक्सर अपनी गैंग के साथ रटिया का पूरा गांव में आकर रुकते हैं। अब पुलिस उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी जब पान सिंह वापस उस गाँव में आए। काफी समय गुजरने के बाद आखिरकार 1 अक्टूबर 1981 को पुलिस को एक मुखबिर के जरिए सटीक इंटेलिजेंस मिली कि पान सिंह अपने 18 वफादार साथियों के रटिया का पूरा गांव में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस के पास अब लोकेशन तो थी, लेकिन वो फौरन हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि सरकार का सख्त ऑर्डर था कि ऐसे ऑपरेशन में पुलिस बल की संख्या डकैतों से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। इंटेलिजेंस के मुताबिक पान सिंह के गिरोह के 18 लोग गांव में मौजूद थे, जिसके लिए करीब 180 जवानों की जरूरत थी। पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों को तुरंत कहां से जुटाया जाए, क्योंकि देरी होने पर गिरोह वहां से निकल सकता था और पूरा प्लान फेल हो जाता। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना एक पल गवाए 1 अक्टूबर 1981 को अपने 118 जवानों के साथ ही उस गांव की घेराबंदी कर दी। शाम के करीब 5 बज रहे थे और पान सिंह एक घर के अंदर चटाई पर लेटे हुए थे। उनके पास एक मेगाफोन और एक लोडेड .303 राइफल रखी हुई थी। तभी उनके भतीजे बलवंत ने दौड़ते हुए आकर कहा, चाचा कुत्ते आ गए हैं। दरअसल वो यहाँ पुलिस वालों को कुत्ता कहकर बुला रहा था। इस दौरान इस ऑपरेशन को गोहद थाने के सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह चौहान लीड कर रहे थे। घेराबंदी भांपते ही पान सिंह ने भागने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप ने उनके इस प्लान को नाकाम कर दिया। कड़ी घेराबंदी की वजह से पान सिंह का गिरोह गांव में ही घिर गया और रात ढलने लगी। थोड़ी ही देर बाद ये घेराबंदी एक भीषण गोलीबारी में तब्दील हो गई। हर तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस को ये नहीं पता लग पा रहा था कि पान सिंह किस घर के अंदर छिपकर वार कर रहे हैं।
वो पान सिंह की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में लगे ही हुए थे कि तभी पान सिंह ने एक बड़ी गलती कर दी। पान सिंह अपने साथ हमेशा एक मेगाफोन रखते थे जिससे वो गांवों में अपने आने का अनाउंसमेंट किया करते थे। पान सिंह ने पुलिस को वार्निंग देने के लिए उसी का इस्तेमाल किया और चिल्लाकर कहा, ये सूबेदार पान सिंह तोमर की गैंग है, तुम सब मारे जाओगे। इस आवाज से पुलिस को उनकी पोजीशन पता चल गई। इसके बाद फायरिंग तेज हो गई और दोनों तरफ से रात भर गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि पूरा बीहड़ दहल उठा। लगातार 12 घंटों तक चली मुठभेड़ के फाइनल स्टेजेस में पान सिंह बुरी तरह घायल हो गए। शरीर से बहते खून की वजह से उनका गला सूखने लगा और उन्होंने प्यास से तड़पते हुए पुलिस वालों से गुहार लगाते हुए कहा, मेरे भाई पुलिस वालों, क्या कोई मुझे पानी दे सकता है? क्या तुम में से कोई ठाकुर है? क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? पान सिंह को ऐसे तड़पते देख एक पुलिसकर्मी ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप ने उसे सख्ती से रोकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम मारे जाओगे। याद रखो, पुलिस की तरह डाकुओं की भी कोई कास्ट नहीं होती। इसके तुरंत बाद चौहान ने एक फेटल शॉट दागा जो सीधे जाकर पान सिंह को लगा और उनकी मौत हो गई। पान सिंह के साथ इस एनकाउंटर में उनकी गैंग के कुल 14 लोग मारे गए। इस साहस के लिए इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को 1984 के रिपब्लिक डे के अवसर पर प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। इस तरह चंबल की मिट्टी से जन्मे एक फौजी, नेशनल रनर, बागी और डकैत पान सिंह तोमर का अंत हुआ। अगर जमीन के विवाद को पुलिस ईमानदारी से सुलझा देती और पान सिंह को समय पर न्याय मिल जाता तो शायद वो इस रास्ते पर कभी ना आते। पान सिंह तोमर के बाद उनके बेटे ने भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और सूबेदार बने। पान सिंह तोमर के बारे में दुनिया ने असल में तब जाना जब सालों बाद 2012 में बॉलीवुड डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने पान सिंह तोमर नाम से एक बायोग्राफिकल फिल्म बनाई। इसमें पान सिंह तोमर के किरदार को इरफान खान ने निभाया था और उनका डायलॉग, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, लोगों के जहन में बस गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको फूलन देवी की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए कि कैसे एक साधारण लड़की हालात के चलते बैंडेड क्वीन बनी और फिर सांसद तक बन गई। अगर आप